आज बात करने वाले हैं हम आइसोमेरिज्म की, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स शो करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनकी आइसोमेरिज्म पढ़े हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। ये जो आइसोमेरिज्म है इसका आपको पता होना चाहिए क्या होती है। तो आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो आइसोमेरिज्म को जानते हैं? हम लोगों ने एक डिटेल्ड बहुत अ, एक शायद मुझे याद आ रहा है कि हम लोगों ने पूरा एक वीक आइसोमेरिज्म को स्टडी किया था एक टाइम पर, जहां हमने बहुत सारे टाइप के आइसोमेरिज्म को देखा था। तो कौन बता सकता है कि आइसोमेरिज्म क्या होती है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है। बिल्कुल। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो या केमिकल फार्मूला सेम हो, आप कुछ भी कह सकते हैं। आप चाहें तो एम्पेरिकल फार्मूला सेम कह सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम हो, या फिर आप उस क्या कह सकते हैं, उसका केमिकल कंपोजिशन जो है, केमिकल कंपोजिशन, ये तीनों ही चीजों को आप वहां पर ले सकते हो और बता सकते हो कि अगर ये किसी की भी सेम है और उसका स्ट्रक्चर जो है वो अगर डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर जो है वो कैसा हो, डिफरेंट, वो सेम ना हो, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी डिफरेंट हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता है कि किसी की भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके स्ट्रक्चर पर बेस्ड होती है। ठीक है ना? सो ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उसकी क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को आप बोलते हो कि वो आइसोमर्स होते हैं, और इस फिनोमिना को आप आइसोमेरिज्म का नाम देते हो। तो ये हम लोगों ने बहुत पहले स्टडी किया हुआ है और आप लोग भी इसके बारे में जानते हो। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर आप इस आइसोमेरिज्म को पढ़ें तो दो तरह की जो आइसोमेरिज्म है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करते हैं। वो दो तरह की जो आइसोमेरिज्म है वो कौन कौन सी है? वो आइसोमेरिज्म है, फर्स्ट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। So how many of you know about structural isomerism? So structural isomerism को अगर आप यहाँ पर देखें तो इसको भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट उनका स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है तो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो उन्हें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या और इस फिनोमिना को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और दूसरा जो आइसोमेरिज्म है जो ये शो करते हैं उसे हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो होती है जहां पर थ्री डायमेंशनली जो अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट अगर होती है तो उसे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो ये जो हम बात कर रहे थे इसकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, इट्स आल्सो डिवाइडेड इनटू फ्यू पार्ट्स। ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमने पहले जो कभी पढ़ी होंगी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उनसे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये किस किस तरह की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बताता है? ये बताता है आपको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एक ये और बात करता है किसकी? ये बात करता है हाइड्रेट और हाइड्रेशन।
in few books you got hydration and in other books you got hydration isomers, ठीक है ना, तो दोनों एक ही है। एक और यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये शो करता है जिसको हम बोलते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म और लिंकेज आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म और एक और आइसोमेरिज्म है जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में ही आती है, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और एक और ये आइसोमेरिज्म शो करता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। सो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की ये जो आइसोमेरिज्म है, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, वो आप लोगों ने सर लिगेंड आइसोमेरिज्म तो होता भी नहीं है। I will tell you about this ligand isomerism. Okay, so don't worry. Okay. So यहाँ पर कितने टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये शो कर रहा है? अगर आप यहाँ पर देखो तो टोटल 7 टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ये यहाँ शो कर रहा है। और who were saying that ligand isomerism not possible or not there? Alina? So we'll talk about this ligand isomerism कि ये क्या होती है, but before we do that हमें यहाँ पर एक और आइसोमेरिज्म जो आप लोगों ने यहाँ पर देखी है और इसको मैं और कैटेगराइज कर देता हूँ कि ये 2 टाइप की आइसोमेरिज्म यहाँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आती है। तो फर्स्ट वन इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ सबसे पहले मैं इनके टाइप्स को डिस्कस कर रहा हूँ, फिर हम इनकी डिटेल्स में बात करेंगे कि ये किस तरह की होती हैं। इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आप कई बार सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हो या पोजीशन आइसोमेरिज्म भी बोलते हो। और एक और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आप कई बार मिरर इमेज आइसोमेरिज्म भी कहते हो। तो ये एक क्लासिफिकेशन है आइसोमेरिज्म का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं। तो बेसिकली ये 2 टाइप के आइसोमेरिज्म ये शो करते हैं, जिसको आपने यहाँ पर पढ़ा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। और फर्दर आप इनको और ज्यादा सब क्लासिफाई कर सकते हो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये 7 टाइप की आइसोमेरिज्म है और यहाँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो इन 2 टाइप की जो आइसोमेरिज्म है उनमें आप इसको सब कैटेगराइज कर सकते हो या सब क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हो। अब हम एक एक करके इनके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है और किस तरीके से कौन कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इन्हें शो करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो है जहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अगर वहां पे हैं तो उसे हम बोलेंगे। और इसी कैटेगरी में जो सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने अभी इससे पहले मेंशन किया था वो क्या था? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब देखो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? आयनाइजेशन, कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिनका एम्पायरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट जो आयंस हैं, ठीक है ना, जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में उसको हम लेकर आएंगे तो डिफरेंट आयंस वो प्रोवाइड करते हैं या वो डिसोशिएट डिफरेंट आयंस में हो जाता है, तो उसे हम आयनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं और ये फिनोमिना आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको सॉल्यूशन फॉर्म में लेकर के आएंगे तो हमें डिफरेंट आयंस वहां पर मिलेंगे।
और डिफरेंट डिफरेंट आयंस अगर आपके वहां पर आपको ये मिलने वाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या होगा, जो आयन है वो आपका सेम आयन प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, कभी तो वो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा और कभी वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखूं और सिंबॉलिक रूप से, और वहां आप अगर देखो, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ एक कंपाउंड लिखा है, दिस वन, और इस कंपाउंड में अगर हम यहाँ बात करें तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, अगर आप लोग भूल गए हो तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये जो आप यहाँ बाहर देख रहे हो ये है आपका आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है, दिस वन इज कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। और ये क्या है, ये आपका सिंपल आयन है, सिंपल आयन। अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करो या किसी भी दूसरे सॉल्वेंट में इसका सॉल्यूशन बनाओ, तो जब आप इसको सॉल्यूशन फॉर्म में लेकर आओगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। अब ये डिसोशिएट कैसे होगा, तो आप यहां बता सकते हो कि साहब ये ऐसे डिसोशिएट होगा, दिस वन, ये इस तरह से, ये Br, तो और ये यहां पर 2+ चार्ज, और साथ में SO4 2- आयन। तो इस तरह से ये यहां पर डिवाइड हो गया या डिसोशिएट हो गया। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन और ये आपका सिंपल आयन बना लिया। अगर मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन, ये तो मैंने वाटर में सॉल्यूशन बनाने पर देखा, लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाऊं किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, अगर मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाता हूं बेरियम क्लोराइड के साथ में, तो आपको क्या मिलेगा, बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराने पर, तो आप देखो कि ये आयनाइज किस फॉर्म में हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स आयन और इस सिंपल आयन के फॉर्म में। तो और ये जो बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम क्लोराइड किसमें कन्वर्ट होगा, ये बेरियम 2+ आयन और 2Cl- आयन में कन्वर्ट होगा। तो ये जो बेरियम 2+ आयन है, ये बेरियम 2+ आयन इस सल्फेट आयन के साथ में रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, और क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट जो होता है वो कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, है ना। तो जब भी आप इस कंपाउंड की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ में करवाओगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन अगर मैं इसी का एक दूसरा आइसोमर बनाऊं जो आयनाइजेशन आइसोमर है, और वो क्या होगा, वो ये होगा CONH3 का होल 5 SO4 एंड Br। अब अगर यहां पर आप देखो तो देखो इन दोनों ही कंपाउंड्स में एक कोबाल्ट है यहाँ पर, हाँ एक कोबाल्ट है, ये यहाँ पर आप देखोगे तो 5 एमीन ग्रुप है, यहाँ पे भी आप देखोगे 5 एमीन ग्रुप, एक ब्रोमीन है, यहाँ पे भी एक ब्रोमीन है, और एक SO4 है और यहाँ पर SO4 है। तो लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि SO4 जो है वो यहाँ आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और यहाँ पर इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जब ये आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो ये एक सिंपल आयन की तरह बिहेव करेगा और सेपरेट हो जाएगा जब भी हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे या किसी के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे। लेकिन जब अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगा तो ये डिफरेंट तरीके से डिसोशिएट होगा, और वो किस तरह से होगा उस पर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से डिसोशिएट होगा। तो अगर मैं इसका वाटर में सॉल्यूशन बनाऊं तो ये किस तरह से डिसोशिएट होगा, ये डिसोशिएट होगा इस तरीके से, ये और SO4 और यहां प्लस और ब्रोमाइड है, इस तरीके से डिसोशिएट होगा। तो अब देखो जो अगर अब मैं इसकी रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ करवाता या इस कंपाउंड को बेरियम क्लोराइड
के साथ सॉल्यूशन फॉर्म में लेकर के आता तो क्या ये बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता? क्या ये बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता? जो व्हाइट प्रेसिपिटेट ये फॉर्म कर रहा था इससे पिछली वाली रिएक्शन में जो हमने ऊपर बताई थी, क्या ये बनाएगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सल्फेट आयन है ही नहीं। ये सल्फेट आयन जो है वो किसमें है? इस कॉम्प्लेक्स जो हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। इस वजह से ये जो कंपाउंड है ये इस बेरियम क्लोराइड के साथ में व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देता। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाया। अब मैं आप लोगों को कुछ थोड़े से एग्जांपल्स यहाँ पर बताता हूँ और इसको भी आप यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि these two compounds will exhibit ionization isomerism। ठीक है, अब और अगर एग्जांपल अगर आप इसके देना चाहो तो आपकी बुक में भी है और मैं आपकी बुक से एक अलग एग्जांपल यहाँ पर लिखूंगा, उसको भी आप थोड़ा सा देखो कि वहां। और हाँ, एक चीज और कि जरूरी नहीं है कि वो दो ही आइसोमर्स हैं, वो दो से ज्यादा आइसोमर भी हो सकते हैं। जैसे कि आप जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हो और वहां पर आइसोमेरिज्म पढ़ते हो तो वहां पर किसी भी एक केमिकल फार्मूला वाले या मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले कंपाउंड को जब आप स्टडी करते हो तो आप ये नहीं कहते कि वो सिर्फ दो ही आइसोमर्स बनाएगा, वो दो से ज्यादा आइसोमर्स भी बना सकता है। जब आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ते हो या पोजीशन आइसोमर्स पढ़ते हो या फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ते हो तो वो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला के कई सारे आइसोमर्स भी फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ मैं आपसे एक कंपाउंड को डिस्कस करूंगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोबाल्ट है और ये एथिलीन डायमीन के साथ जो कि दो हैं यहाँ, और यहाँ पर NO2 और एक Cl। ठीक है ना, ये एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है और यहाँ पर जो थायोसाइनो ग्रुप है वो इसके बाहर है, मतलब कि ये सिंपल आयन है। तो ये कोऑर्डिनेशन आयन है और ये आपका सिंपल आयन है। ठीक है, एक और कंपाउंड जो इसका आयनाइजेशन आइसोमर होगा वो क्या होगा? वो इस तरीके से आप ले सकते हो, En2, ये आपका NO2 और ये जो HCN जो आपने यहाँ बाहर किया हुआ था इसको आप अंदर ले लो और क्लोरीन को जो है आप बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा आपका HCN। ठीक है, और ये आपने ले लिया अंदर और यहाँ पर जो Cl था उसको ले लिया आपने बाहर। इसी तरह से और कैसे लिख सकते हो? और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि ये HCN और ये जो क्लोरीन है इसको आपने एक बार बाहर लिया था, अब आप इस NO2 को बाहर ले लो तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका NO2। इस तरह से अब En के साथ में कर सकते हो। ऐसे करके बहुत सारे क्या बना सकते हो, इसके आयनाइजेशन जो आइसोमर्स हैं वो आप फॉर्म कर सकते हो। तो आप इनके बाकी के जो आइसोमर्स हैं उसको बना करके देखना, जो आइसोमर कैसे होंगे, आयनाइजेशन आइसोमर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आयनाइजेशन जो आइसोमर्स हैं वो क्या होते हैं, कि ये जो लिगेंड्स हैं ये सिंपल आयन की तरह, कभी कॉम्प्लेक्स आयन की तरह यहाँ पर बिहेव करेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगा कभी तो ये, और कभी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा। तो इस तरह के कंपाउंड्स या इस तरह के जो आइसोमर्स हैं वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे किसी को कोई इसमें कोई प्रॉब्लम समझने में? अगर नहीं है तो फिर हम अगला आइसोमर पढ़ें। सभी को समझ में आ गया ये वाला? ओके, तो अब हम बात करेंगे अगले आइसोमर की और आइसोमेरिज्म की। और वो जो सेकंड आइसोमेरिज्म जो हम पढ़ रहे थे, मतलब जो ऊपर हमने वहां पर लिखा था वो था आपका हाइड्रेशन हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो इस हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। अब ये क्या है? ये ऐसे टाइप के आइसोमर्स हैं या आइसोमेरिज्म हैं जिसमें, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये जो नाम आ रहा है ना हाइड्रेशन या हाइड्रेट, हाइड्रेशन या हाइड्रेट का मतलब होता है कि उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर को। हाइड्रेशन कब होता है? जब हम वाटर को वहां पर इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना, सो वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें हम वाटर की जो पोजीशन है
जो कभी तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगी और कभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगी। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम या ऐसे आइसोमर्स को हम बोलेंगे कि वो हाइड्रेशन आइसोमर्स होते हैं, और ये फिनोमिना आपका या ये घटना आपकी क्या कहलाएगी? हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगी। ठीक है, तो हम इसको लेकर के एक एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक कंपाउंड है। देखो इनके नाम जो है वो आप लोगों को देना आ गया होगा। जब भी मैं इस कंपाउंड को लिखता हूं तो आप कोशिश किया कीजिए कि इसका जो IUPAC नाम है वो क्या है। ठीक है ना, अगर आप वो करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो जरूर होगी और आप लोगों का एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है, सो अब इसकी अगर हम बात करें तो देखो ये होता है वॉयलेट कलर का। वॉयलेट कलर का कंपाउंड है, और जब आप इसको आयनाइज कराएंगे, ठीक है ना, तो क्या होता है कि मान लीजिए कि जब आपने इसकी रिएक्शन कराई H2SO4 के साथ या H2SO4 के ऊपर इसको रिएक्ट कराया, तो होगा क्या? यहां पर ये जो H2SO4 है ना, इसका काम क्या होता है बेसिकली? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। जब हमारे ऊपर कभी भी H2SO4 गिर जाता है तो क्या होता है? वो हमारी स्किन को जला देता है, या किसी भी दूसरी चीज के ऊपर आप इसको डालोगे, किसी भी ऐसी चीज पर जिसमें कार्बन होता है ज्यादातर, अगर उस पर आप स्टडी करो तो वहां पर क्या होगा? उसको जला देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो वाटर कंटेंट है, मान लीजिए कि आपकी स्किन ही है, तो वहां पर जो वाटर कंटेंट होगा स्किन का, उसको ये रिमूव कर देगा। अब उसको जब इसने रिमूव कर दिया तो बचेगा क्या? कार्बन। और वो जो जगह है, कार्बन होता है काले कलर का, तो वो जगह जो है वो आपकी ब्लैक आपको दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर निकालने वाला। तो जब आप इसके साथ में इसकी रिएक्शन कराओगे, इस कंपाउंड की रिएक्शन जब वाटर इस H2SO4 के साथ में कराओगे, तो आप देखोगे कि वाटर यहाँ पे लूज ही नहीं हो रहा। जब आपने H2SO4 को इसके ऊपर डाला तो वाटर लूज ही नहीं हो रहा। ठीक है ना, और अगर आपने यहाँ पर किसी एजी सॉल्ट की रिएक्शन करवाई इसके साथ में, ठीक है ना, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे AgNO3 के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई, तो AgNO3 के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये फॉरन AgCl का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये कैसे डिसोशिएट हो रहा है? ये इस तरह से डिसोशिएट हो रहा है। तो ये जो तीन आपको यहाँ Cl माइनस मिले हैं, वो इससे मिलने वाले जो सिल्वर आयन है, Ag प्लस जो आयन है, उसके साथ में रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा? वो आपका ये AgCl3 फॉर्म कर देगा इमीडिएटली। ठीक है, तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो कंपाउंड है ये कैसा है? ये हाइड्रेशन आइसोमर होगा। अब इसी को अगर हम दोबारा यहां पर लिखें कि इसका हाइड्रेशन दूसरा आइसोमर क्या होगा, उस पर अगर हम बात करें तो इसी कंपाउंड को मैं यहां पर लिख रहा हूं, और वो कंपाउंड होगा आपका Cr। जो ये वाटर मॉलिक्यूल 6 थे, इस एक वाटर मॉलिक्यूल को हम यहां से हटा देते हैं और बाहर ले जाते हैं, और जो Cl जो 3 बाहर थे उसमें से एक Cl को अंदर लेके आ जाते हैं, और ये हो जाएगा आपका Cl2 और एक वाटर मॉलिक्यूल आपका यहाँ बाहर। अब इस कंपाउंड को अगर आप यहाँ पर देखते हो या स्टडी करते हो तो यहाँ पर एक चीज आपको नजर आएगी कि अब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 2 Cl2 रह गए, तो जब भी आप इसकी रिएक्शन किसी AgNO3 के साथ में करवाओगे तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका ये, सॉरी मैंने, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, मैं यहाँ पर इसको गलत लिख दिया। ठीक है, मुझे लिखना चाहिए था कि 3 AgCl फॉर्म होंगे, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर AgCl फॉर्म होंगे कितने? 2। ठीक है, सो ये 2 AgCl फॉर्म करेगा, और जब हम इसकी H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो आप यहाँ देखोगे कि जो पहले 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में थे, जिसकी वजह से वाटर यहाँ पर H2SO4 के साथ में रिएक्शन नहीं कर रहा था, ये रिएक्शन यहाँ ये जो बाहर वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ में कर लेगा, और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज हो जाएगा जब हम इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ में करवाते हैं, और ये ग्रीन कलर का यहाँ पर दिखेगा। जबकि आप यहाँ देख रहे थे तो ये कैसे कलर का था? ये वॉयलेट कलर का था। तो एक
वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि यहाँ पर वाटर ऑफ हाइड्रेशन के फॉर्म में यहाँ पर है या इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, इस वजह से इसका कलर भी चेंज हो जाता है। और जब आप इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ में करवाते हो तो आप ये भी देखते हो कि एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव भी हो जाता है। और जब AgNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो तो आप यहाँ देखते हो कि जो पहले 3 AgCl बन रहे थे, अब यहाँ पे केवल 2 AgCl फॉर्म होंगे। इसी तरह से इसके और भी हाइड्रेशन आइसोमर्स आप बना सकते हो और यहाँ दिखा सकते हो एक और कंपाउंड को। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को मैं और रिलीज करूंगा और इसको यहाँ 4 लेकर के आ जाऊंगा और एक Cl जो है उसको मैं अंदर लेकर के और आ जाऊंगा। तो एक अब ये 2 Cl जो है वो अंदर हो गए और एक Cl सिर्फ बाहर रहा और 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बाहर आ गए। अब इसको अगर हम देखें तो ये भी ग्रीन कलर जो है वो शो करता है। इसकी रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ H2SO4 के साथ में करवाऊं तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो रिमूव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं। और अगर मैं इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ में करवाता हूं तो AgNO3 के साथ में जब मैं करवाऊंगा तो आप देखोगे कि सिर्फ एक ही AgCl फॉर्म होगा, जो ये बताता है कि 2 Cl जो पहले यहाँ पर बाहर थे, जो 3, इसमें से 2 Cl जो हैं वो इसके अंदर चले गए। ठीक है, सो इस तरह से ये बहुत सारे टाइप के जो कंपाउंड्स हैं वो आप यहाँ पे हाइड्रेशन आइसोमर्स को लेकर के बता सकते हो। तो ये तो एक कंपाउंड हुआ, उसको मैंने आपको डिटेल में बताया कि किस तरीके से वो अपनी जो आइसोमेरिज्म है वो शो करता है। इस तरह से आप और कंपाउंड को भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं एक कंपाउंड यहाँ पर और लिखता हूँ तो उससे आप लोगों को एग्जाम्पल देने में और समझने में आसानी होगी, क्योंकि अभी मैं एक के ही दिखा रहा था। अब इसके भी अलग अलग जो आइसोमर्स हैं उसको फॉर्म कर सकते हो। जैसे कि एक वाटर मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर अंदर लिया और ये Cl और यहाँ पर मैंने लिख दिया Br2। इसी का दूसरा आइसोमर मैं कैसे बना सकता हूँ? दूसरा आइसोमर मैं इस तरह से फॉर्म कर सकता हूँ ये, और जो वाटर मॉलिक्यूल अंदर था ये वाला है ना, इसको मैं बाहर कर दूंगा और यहाँ पर जो Br है उसको अंदर ले आऊं और क्लोरीन को भी बाहर कर दूं, तो इस तरह से ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो ये दोनों जो कंपाउंड है ये भी क्या दिखा रहे हैं? हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। सो आई थिंक आप लोगों को हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म जो है वो समझ में आए होंगे कि किस तरीके से होता है। यहाँ जो हमारा इससे पहले वाला जो आइसोमर वो था आइसोमेरिज्म, वो थी हमारी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जहां पे आयंस जो है वो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं। जबकि हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? हम सिर्फ और सिर्फ वाटर जो मॉलिक्यूल है उसको कंसीडर करते हैं और वो देखते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। ठीक है, सो ये दोनों एक दूसरे के जैसे ही हैं, लेकिन हमारा जो तरीका है वो या जो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो हमारा सिर्फ वाटर पर होता है कि वो कहां पर है, उसकी पोजीशन क्या है। तो इसलिए इसे हम हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा आइसोमर, ये वाला समझ में आ गया आप लोगों को? हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है सभी को? नो रिस्पॉन्स, मेरी आवाज नहीं आ रही है मतलब? क्या आप लोगों को हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म समझ में आ गया? कोमल, तनु, प्राची, अलीना और कौन कौन है? संजना, तान्या, प्रिया? आ गया। आ गया, चलो एक को ही आया वैसे, बाकी और किसी ने बोला नहीं। सर आ गया। बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। देखो क्या होता है कि जब मैं यहाँ पर, आप लोग दिख तो रहे नहीं हो, मैं भी आप लोगों को नहीं दिखता, स्क्रीन दिखती है, तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि कब कनेक्शन बना हुआ है, कब इंटरनेट का कनेक्शन चला गया। ठीक है, तो अभी इससे पहले वाली क्लास में ऐसा ही हुआ था, मैं 15 मिनट तक बोलता रहा, किसी को सुनाई ही नहीं दे रहा था। सबने कहा कि बाद में कि सर आपका सुनाई ही नहीं दे रहा इतनी देर से। तो बीच बीच में आप लोग बोलते रहा करो प्लीज, है ना। सो नेक्स्ट जो हमारा आइसोमेरिज्म है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब ये जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है इसमें क्या होता है? ये वो वाले कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं जहां पर एनायन और कैटायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो।
मेरी बात समझ में आई? आपने कई सारे तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को पढ़ा, जिसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और एक हमने पढ़े थे मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ, तो यहाँ पर ये एनायनिक वो होते हैं जहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, कैटायनिक वो होते हैं जहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जहां पर एनायनिक और कैटायनिक आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं। तो उस तरह के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जहां पर जो एनायन है और जो कैटायन है दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन होंगे, वहां पर ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आपकी शो होगी। ठीक है, अब इसको भी हमने दो टाइप से या दो उसमें डिवाइड किया हुआ है। पहला हम बात करते हैं जहां पर वो जो कॉम्प्लेक्स आयन है जहां पर एनायनिक और कैटायनिक दोनों प्रेजेंट हैं, वहां पे सेम मेटल आयन प्रेजेंट हो। सेम मेटल आयन अगर प्रेजेंट होता है तो उस कैटेगरी के जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं उसको हम सबसे पहले यहां पर स्टडी करते हैं, जहां पर सेम मेटल आयन प्रेजेंट हो इन एनायनिक एंड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, अब इसको जब एग्जांपल से समझते हैं तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या बेसिकली। तो यहां मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, क्रोमियम, और इसके लिगेंड्स हैं ये एमीन ग्रुप। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमने बंद कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा कैसा कॉम्प्लेक्स आयन है? कैटायनिक। कैटायनिक इसलिए क्योंकि इस अमोनिया जो है इसका कंट्रीब्यूशन अगर चार्जिक रूप से देखें तो जीरो है। तो जो भी चार्ज होगा इस पर वो किसकी वजह से होगा? इस क्रोमियम आयन की वजह से होगा, जो कि हम मान लेते हैं कि वो 2+ है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये 2+ आयन को कंपनसेट करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्या लगा दूं, Cl2 लगा दूं, या फिर एक SO4 लगा दूं, या दो जो है वो NO2 लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, है ना। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूं और ये सिंपल आयन की जगह मैं कॉम्प्लेक्स आयन से ही अगर इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको सेटिस्फाई करूं, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिख दूंगा यहाँ पर इस तरीके से क्रोमियम और ये आपका साइनो ग्रुप H। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो क्रोमियम है और यहाँ ये Cn है, अब ये जो Cn है इसकी कंट्रीब्यूशन टोटल कितनी है? -6, क्योंकि एक Cn +1 सॉरी -1 कंट्रीब्यूट करता है और 6 है तो -6। और यहाँ ये क्रोमियम किस पर होना चाहिए? अगर इस पर हमें -2 चार्ज लेकर आना है तो इसको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, सो ये आपके पास में एक कंपाउंड आ जाता है जहां पर ये आपका कैटायन है जो कि कॉम्प्लेक्स है और ये आपका एनायन है वो कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो होगी। अब हम इसके आइसोमर की बात कर लेते हैं। इतनी बात जब हमने कर ली है तो आगे इसका आइसोमर लिख करके बात करते हैं कि किस तरीके से होगा और वो कोऑर्डिनेशन दिखाएगा। ठीक है, सो पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि यहाँ पर होता क्या है। यहाँ पर होता ये है कि जो लिगेंड्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, क्योंकि आप यहां पर देखो कि यहां जो क्रोमियम है ये है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, ये जो क्रोमियम है ये कैसा है? +2 ऑक्सीडेशन में स्टेट में, और यहां जो क्रोमियम है वो कैसा है? वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसीलिए ये +2 और यहां पर -2 आ रहा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वो क्या? इसका दूसरा आइसोमर। दूसरा आइसोमर क्या होगा? जिसमें हम लिगेंड्स को इंटरचेंज कर देंगे या एक्सचेंज कर देंगे। तो ये देखो आपका एक दूसरा आइसोमर बनकर के रेडी हो जाएगा कि हम इसके जो एमीन ग्रुप हैं इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, कुछ, सभी को नहीं, कुछ को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये मान लीजिए S3 और 4,
और जो साइनो ग्रुप हैं वो 2 हम लेकर के यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्रोमियम लिखते हैं और ये जो एमीन ग्रुप जो हमने 2 वहां से लिए थे वो यहाँ शिफ्ट कर दिए और ये आपके पास में 4 जो साइनो ग्रुप हैं वो आ गए। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो कि इसकी कंट्रीब्यूशन तो अब भी 0 है, इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो -2 है और -2 है और यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर अगर ये +2 में हुआ तो क्या होगा, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं देगा, ये यहाँ न्यूट्रल हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये +4 स्टेज में जो है या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। अब यहाँ पर आ जाओ, हमने 2 CN जो है यहाँ से लिए थे, तो यहाँ पर इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन है -4, इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो 0। तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज आया है वो क्या आया है, देखिए +4 है, ये -2 है तो +2 बचा और यहाँ -2 आ गया अगर ये कैसा है, +2 स्टेट का है। ठीक है, सो इस तरह से लिगेंड्स को अगर हम ट्रांसफर कर दें एक दूसरे की तरफ तो भी ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और इस तरह की आइसोमेरिज्म जिसमें एक ही तरह का मेटल आयन हो और वहां लिगेंड्स को अगर हम एक्सचेंज कर दें तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऐसे लिगेंड ऐसे कंपाउंड्स की बात करें जहां पर ये जो मेटल आयन जो मैंने आपको बताया कि एनायनिक और कैटायनिक में सेम हो, इसकी जगह एक दूसरा और आप ले सकते हो कि दोनों क्या हो, डिफरेंट अगर होते हैं, तो उसका एग्जांपल भी आप यहाँ पर लेकर के देख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ एक कंपाउंड लिखा CO को बोलते हो आप कोबाल्ट, और इसको एमीन के साथ में ले लिया, तो ये आपका बन गया पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन, और यहाँ पर आपका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन जो मैंने ले लिया क्रोमियम का, और इसके साथ में वही साइनो ग्रुप यहाँ पर ले लिया। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर हमने यहाँ इसको मतलब 4 कोऑर्डिनेशन दिखाई है, यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन दिखाई है, वो मैंने ऊपर भी समझा दी है, यहाँ पर भी आप लोगों को समझ में आई गई होगी। मैं इसका दूसरा कंपाउंड अगर आपको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, लिगेंड्स को एक्सचेंज करूंगा, तो मैं सारे लिगेंड्स एक्सचेंज कर देता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मान लो कि आपका हो गया क्रोमियम, क्योंकि मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो क्रोमियम के साथ में क्या था, पहले साइनो ग्रुप था, अब मैं क्रोमियम के साथ में सारे के सारे जो एमीन्स हैं वो लिख देता हूँ, और जो कोबाल्ट था जिसके साथ पहले क्या थे, एमीन थे, अभी मैं इस कोबाल्ट के साथ में सारे के सारे क्या लिख देता हूँ, जो CN ग्रुप है वो लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप इन 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देख सकते हो कि जहां पर जो मेटल आयन है वो मेटल आयन डिफरेंट है, यहाँ पर कोबाल्ट है, यहाँ पर क्रोमियम है, यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे कोबाल्ट है, लेकिन इस कोबाल्ट के साथ में पहले था एमीन ग्रुप, अब है यहाँ पर साइनो ग्रुप। तो इस तरह से हम लिगेंड्स को एक्सचेंज अगर हम कर देते हैं तो कोऑर्डिनेशन जो आइसोमेरिज्म में वो शो हो जाती है। तो जिसको आपने 2 कैटेगरी में डिवाइड करके समझा कि जब मेटल आयंस डिफरेंट हो और जब मेटल आयंस सेम हो, दोनों ही कंडीशंस में वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला समझ में आ गया सब लोगों को, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म समझ में आ गया? यस सर। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को, हाँ, वो जो सॉफ्ट कॉपी है इस चैप्टर की वो सेंड की हुई है, तो उसमें आप लोग प्लीज पढ़िएगा, देखिएगा। कुछ और एग्जाम्पल्स आप लोगों को अगर समझने हो तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप उनसे डिफरेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पर बताऊं, ताकि आपके पास में, और कुछ एग्जाम्पल्स आप खुद भी बना सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो आइसोमेरिज्म है जो 4th नंबर की है वो हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं लिंकेज, लिंक एज आइसोमेरिज्म। अभी लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है, इसके नाम से जैसे कि मैं हमेशा
आपको बताता हूं कि उसके नाम में ही सब कुछ छिपा होता है। तो यहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म है। लिंकेज का मतलब होता है कि मेटल आयन से कौन लिंक हो रहा है। तो जहां पर लिगेंड ऐसे हों जो मॉन और कैसे हों, एम्बीडेंटेंट हो। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स जो हैं, जहां पर एक से अधिक डोनर एटम्स मेटल के साथ में लिंकेज करते हैं या लिंक बनाते हैं और मेटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या मेटल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, तो उनको हम यहाँ पर समझ सकते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म के थ्रू। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखूं, उससे थोड़ा सा आप लोगों को और क्लियर होगा कि ये कोबाल्ट है और इस कोबाल्ट से मैंने एमीन ग्रुप जोड़े हुए हैं 5 और एक ग्रुप जो जोड़ा है मैंने जोड़ा है NO2। ठीक है, और इस NO2 में जो लिंकेज है वो मैंने बताया है ऑक्सीजन। ठीक है, और ये आपका हो गया +2 चार्ज। अगर मैं इसमें यही एमीन ग्रुप लूं और ये जो NO2 ग्रुप था, ये जो NO2 ग्रुप था जहां पर ऑक्सीजन जो है वो डोनर था। अब यहां पर हम क्या करते हैं, हम यहां किसको डोनर ले रहे हैं, हम यहां पर नाइट्रोजन को डोनर लेते हैं और NO2 लिखते हैं। तो ये भी क्या है, आपका +2 रखेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर स्थिति में जो डोनर है वो नाइट्रोजन। तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स जहां पर भी होंगे वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे, क्योंकि वहां पर मेटल के साथ में जो कोऑर्डिनेट होने वाला जो एटम है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसकी जगह आप इसको भी ले सकते हो कि जैसे आप CN लिखते हो, ठीक है ना, यहाँ पर आप आइसोसाइनाइड वाला ले सकते हो। तो यहाँ जो आप देखोगे तो वो नाइट्रोज सॉरी क्या कहते हैं इसको, कार्बन डोनर एटम है और इस वाली सिचुएशन में नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो ऐसे कोई भी लिगेंड जो एम्बीडेंटेड लिगेंड हो, उनके थ्रू आप इस लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो कर सकते हो। ठीक बात। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अभी कुछ ही सेकंड्स में ये हमारी जो क्लास है ये ओवर हो जाएगी और कल जो बाकी के बचे हुए 3 आइसोमर्स हैं वो हम स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास में जो हमारा एक और आइसोमर होगा जिसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। आइसोमेरिज। अब कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है उसके बारे में, लिगेंड आइसोमेरिज्म, और एक जो थर्ड है उसे हम बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज। इन तीनों को हम कल बात करेंगे इसकी कि ये क्या होते हैं। ठीक है, सो आज के लिए हम लोगों का बस इतना ही।